हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। आज हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ उनके मैथमेटिक्स की एक इंपॉर्टेंट यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। निर्देशांक ज्यामिति मैथमेटिक्स की एक वह ब्रांच है जिसमें हम किसी तल पर स्थित बिंदु या बिंदुओं की विशेष स्थिति का अध्ययन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। क्लास 9th में जहां पर इसकी बेसिक फ्रेमवर्क को समझा जाता है वहीं क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आप पढ़ते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। और हम ये पता कर लेते हैं कि दिए गए बिंदु कोलिनियर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पर। तो आपके पास जो तल है और उस तल पर स्थित कोई बिंदु दे रखा है, ये देख लीजिए, माने यहाँ पे कोई बिंदु है P, हमें इस तल पर इस बिंदु की स्थिति निकालनी है। ये यहाँ कोई बिंदु है Q, हमें इस बिंदु की स्थिति निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तल को पहले दो परस्पर लंबवत रेखाओं से विभाजित कर देंगे। उसके बीचों बीच से दो परस्पर लंबवत रेखाएं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष खींच देंगे। ठीक जैसे हम नंबर लाइन पर नंबर दर्शाते हैं वैसे ही हम इन पर नंबर दर्शा देंगे। आपने एक यूनिट लेंथ लेनी है, एक यूनिट डिस्टेंस लेनी है और इस तल के पर किसी भी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए आपके पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो है ओरिजिन या मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु से जब आप एक्स अक्ष पर दाईं तरफ चलते हैं तो दूरियों को लेंगे आप धनात्मक, और जब एक्स अक्ष पर आप पीछे की तरफ यानी बाईं तरफ आते हैं तो दूरियों को लेंगे आप ऋणात्मक। इसी प्रकार से इस रेफरेंस पॉइंट से आप y अक्ष पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो दूरियों को लेंगे धनात्मक, और y अक्ष पर जब नीचे की तरफ जाएंगे तो इसकी दूरियों को लेंगे ऋणात्मक। ठीक है, तो अगर आप o अक्ष पर धनात्मक दिशा में जा रहे हैं या दाएं तरफ जा रहे हैं तो बराबर यूनिट पर आपने ले लिया 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और इस प्रकार आगे तक लिखते जाएंगे जहां तक आपका तल है। और फिर इसी प्रकार से नेगेटिव डायरेक्शन में -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। जो ये क्षैतिज रेखा है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x डैश O और x, ऋणात्मक दिशा में x डैश, धनात्मक दिशा में x। उसी प्रकार जो वर्टिकल लाइन है इसको हम धनात्मक दिशा में लिख सकते हैं y और ऋणात्मक दिशा में लिख सकते हैं y डैश। ठीक है, और अगर आप y अक्ष पर आपने दूरियां लिखनी है तो ऊपर की तरफ धनात्मक मान और नीचे की तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 और इस तरह से आगे आप इसको बढ़ाते जाएंगे। तो अब हमें ये देखना है कि जो ये बिंदु P है इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स अक्ष पर भी और वाई अक्ष पर भी। तो अगर आप P से एक्स अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं तो ये एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर मिल रही है वो हो जाएगा इसका एक्स निर्देशांक। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाई अक्ष से जितनी दूरी पर, देखिए आपने P से एक्स अक्ष पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये मिला 4 पर, एक्स अक्ष को ये मिला 4 पर, तो इसका जो एक्स निर्देशांक हो जाएगा वो उसको लिखेंगे हम 4। ठीक है, और इसी प्रकार इस बिंदु P से आप y अक्ष की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो y अक्ष पर जिस बिंदु पर मिल रहा है ये है, तो y अक्ष पर ये मिल रहा है बिंदु 6 पर। तो इस प्रकार से इसका जो दूसरा y कोऑर्डिनेट हो गया इसको हम लिखेंगे 6। तो अब इस बिंदु की स्थिति आपको पता चल गई 4 और 6। तो ये इस बिंदु की स्पेसिफिक पोजीशन है और इसको लिखने का एक यही तरीका है और इस तरीके को बोलते हैं हम ये क्रमित युग्म हो गया। किसी तल पर स्थित बिंदु की अगर आपको स्थिति बतानी है तो उसमें आपको 2 डिजिट चाहिए। पहली डिजिट होगी आपकी एक्स अक्ष पर उसकी लंबवत दूरी, यानी कि अगर उसमें पहली दूरी होगी उसकी कि आपने बिंदु से अगर लंबवत रेखा खींची है तो वो एक्स अक्ष को कहां पर मिल रही है।
या हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि वो y अक्ष से कितनी दूरी पर है। ठीक है, और दूसरा जो अंक होगा वो ये बताएगा कि उस बिंदु से आपने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो उसने y अक्ष को कहां पर काटा है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि उसकी x अक्ष से दूरी कितनी है। तो ये क्रमित युग्म है, इसको लिखने का तरीका यही है, पहले आप x अक्ष के निर्देशांक लिखेंगे और फिर आप y अक्ष के निर्देशांक लिखेंगे। तो इस प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक आप लिख सकते हैं। सेकेंड केस, अगर आपको पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले आप Q से x अक्ष पर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं तो ये पहुंचा आपका -5 पर। ठीक है, और अगर आप Q से आप x अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये पहुंच रहा है आपका -4 पर। तो इस प्रकार से पॉइंट Q के निर्देशांक हो गए -5 और -4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस तल पर स्थित प्रत्येक बिंदु की पोजीशन के लिए हमें 2 डिजिट चाहिए, उनको आपने एक ब्रैकेट में लिखना है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना है, और प्रत्येक बिंदु के लिए यह युग्म एक यूनिक संख्या है। 4 और 6 अगर बिंदु P के लिए लिखा गया है तो इस पूरे तल में 4 और 6 किसी दूसरे बिंदु के लिए नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, -5 और -4 अगर बिंदु Q के लिए लिखा गया है तो किसी दूसरे बिंदु के लिए निर्देशांक -5 और -4 नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस तल पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक यूनिक बिंदु है और उसको हम एक अद्वितीय निर्देशांक में व्यक्त कर सकते हैं। अब अगर आपको बिंदु दिखाना है -2 और 5, तो अब आप कैसे दर्शाएंगे? आप पहले मूल बिंदु पर आएंगे, x अक्ष पर आएंगे और x अक्ष पर -2 की पोजीशन देखेंगे, क्योंकि पहला पॉइंट -2 का है। तो आप x अक्ष पर आए, आपने देखा -2 ये, तो जो बिंदु है वो -2 पर ही कहीं होगा, या तो वो ऊपर की तरफ होगा या वो यहां नीचे की तरफ होगा। तो इस रेखा पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका x निर्देशांक होगा -2। अब यहां से हमें देखना है कि यह y अक्ष पर कितनी दूरी पर है। तो y अक्ष पर आप चले जाएंगे, क्या है y अक्ष? -5, तो -5 y अक्ष पर ये है। तो -5 को अगर आप इस तरफ मिलाएंगे तो यहां पर जहां पर ये दोनों रेखाएं मिल गई ये हो गया बिंदु। अगर हम इसको R नाम दे रहे हैं तो इसका निर्देशांक हो गया -2 और 5। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि बिंदु 3 और 0 को इस कार्तीय तल पर दर्शाइए, तो 3 और 0 को आप कैसे दर्शाएंगे? अब आप देख रहे हैं कि x अक्ष पर तो आपको जाना है 3 खानों में, यानी x अक्ष पर 3 कहां पर है? 1 2 3। अब अगर जिस बिंदु की आप बात कर रहे हैं वो यहां कहीं होगा इस लाइन पर, तो इसके लिए आपको देखना है उसका y निर्देशांक, और y निर्देशांक क्या है यहाँ पे? 0। तो y निर्देशांक 0 है, इसका मतलब आप y लाइन पर कहीं गए ही नहीं है, आप यहीं पर है इस बिंदु पर। तो ये बिंदु हो जाएगा आपका x अक्ष पर। ठीक है, और अगर हम इस बिंदु का नाम रख देते हैं A, तो बिंदु A है x अक्ष पर और उसके निर्देशांक हो गए 3 0। इसी प्रकार से बिंदु 0 और -6, और इसको आपने इस तल पर डिनोट करना है, तो आप कैसे दिखाएंगे? 0 यानी x अक्ष पर आपको 0 पर ही रहना है, कहीं नहीं जाना है, और y अक्ष पर आपको कहां जाना है? -6 पर। तो y अक्ष पर -6 की तरफ जाएंगे आप, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा आपका -6। और अगर हम इस बिंदु का नाम रख दिया B, तो ये है बिंदु B, और इसके निर्देशांक क्या हो गए? बिंदु B के निर्देशांक हो गए 0 और -6। तो जो क्षैतिज रेखा है इसको हमने नाम दिया है x अक्ष, या इसको हम बोल सकते हैं भुज अक्ष, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, जो y अक्ष है यानी जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं कोटि अक्ष, y अक्ष या ऑर्डिनेट। और इसके आधार पर जिन बिंदुओं को हम दर्शाते हैं, जैसे 4 और 6, तो 4 को हम बोलेंगे भुज और 6 को बोलेंगे कोटि, या 4 को कहेंगे एब्सिसा और 6 को कहेंगे ऑर्डिनेट। यानी जो x कोऑर्डिनेट है
उसको हम बोलेंगे एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम नाम देंगे ऑर्डिनेट। तो इस प्रकार से पॉइंट पी के अगर हमें एब्सिसा बताना है तो वो है 4, और ऑर्डिनेट बताना है तो वो है 6, और दोनों को अगर हम कंबाइंड रूप से बोलेंगे तो हम बोलेंगे बिंदु पी के निर्देशांक या बिंदु पी के कोऑर्डिनेट। ठीक, तो अब बात करते हैं कि एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक हमने क्या लिखे हैं, एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक को लिख देंगे हम a और 0। a 0 का मतलब क्या है कि a की तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, यानी कि जो उसका भुज है उसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, लेकिन उसकी कोटि हमेशा 0 होगी, उसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। देखिए अभी आपने लिखा था एक्स अक्ष पर बिंदु 3, तो इसकी भुज तो है 3 और कोटि है 0, 3 0। और सेम इसी प्रकार से वाई एक्स पर अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, उसके लिए भुज होगा 0 यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और उसकी कोटि होगी b, यानी कोटि को आप ऋणात्मक लिख सकते हैं, धनात्मक लिख सकते हैं। अगर बिंदु यहाँ है तो ये 0 ऋण 5 हो गया, और बिंदु अगर यहाँ है तो ये 0 और धन 5 हो गया। ठीक है, और बात आती है मूल बिंदु के निर्देशांक की। तो मूल बिंदु जो कि दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर मिल रहे हैं वो है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे यानी ओरिजिन के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 0। ठीक है, अब बात करते हैं समकोणीय निर्देशांक की। रेक्टेंगुलर लाइंस जो है, तो रेक्टेंगुलर लाइन ये पूरे दोनों को अगर हम मिलाते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष को तो इसको बोलते हैं समकोणीय निर्देशांक, और इस पूरे तल को हम पढ़ते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। इस पद्धति को खोजने का जो श्रेय है वो है फ्रांसीसी मैथमेटिशियन रेनी देकार्ते को, इसलिए रेनी देकार्ते के नाम पर इस पूरी पद्धति को बोलते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम, और इस तल को हम नाम देंगे कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन। तो अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। हमने तल को लंबवत परस्पर लंबवत रेखाओं से विभाजित किया है, और इन रेखाओं से विभाजित करने पर यह 4 भागों में विभाजित हो गया, तो ये चारों भाग ही कहलाते हैं इसके चतुर्थांश। और इनको पढ़ने का तरीका यहां से शुरू करते हैं। एक्स, ओ और वाई के बीच का जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी प्रकार से वाई ओ एक्स डैश के बीच का जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स डैश ओ और एक्स वाई डैश के बीच का क्वाड्रेंट होगा थर्ड, और एक्स ओ और वाई डैश के बीच का होगा फोर्थ। अब आपके पास एक प्रश्न आता है, आपको कोई पॉइंट दिया गया होगा और आपको यह बताना होगा कि वह पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। तो इसको समझाना बड़ा आसान है। देखिए आप यहां देखेंगे, पहला जो क्वाड्रेंट है वो ओ एक्स और ओ वाई के बीच में है। ओ एक्स का मतलब एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, और ओ वाई का मतलब वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पर कोई बिंदु P है तो उसको अगर आप एक्स पॉइंट से मिलाएंगे तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा और ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट यानी एक्स अक्ष भी और वाई अक्ष भी दोनों पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां देखो ओ एक्स डैश यानी कि एक्स वाला नेगेटिव डायरेक्शन में है और ओ वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो यहां पर अगर कोई बिंदु है पी क्यू तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा यानी पहला वाला नेगेटिव होगा और दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ओ एक्स डैश एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में और ओ वाई डैश वाई भी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो थर्ड चतुर्थांश के लिए क्या होगा, दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएंगे, एक्स का भी और वाई का भी। और अगर आप फोर्थ की फिर बात करें तो ओ एक्स एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में और ओ वाई डैश नेगेटिव डायरेक्शन में, इनके बीच का क्वाड्रेंट है। तो ओ एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पहला वाला हो गया पॉजिटिव और दूसरा वाला हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप यहां से एक चीज समझ सकते हैं कि अगर आप जो ये वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस के राइट साइड में देखेंगे तो एक्स के दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, और वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स के दोनों नेगेटिव है। और अगर आप y की बात करें तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ y के दोनों पॉजिटिव और एक्स अक्ष के नीचे की तरफ y के दोनों नेगेटिव। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया गया होगा तो आप इस साइन कन्वेंशन से आप बता सकते हैं कि वह पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों प्लस होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो एक पॉजिटिव होगा, यानी पहले वाला पॉजिटिव होगा और दूसरे वाला नेगेटिव होगा। यहां तक समझ में आ गए। तो क्वाड्रेंट की तो आपने बात कर ली। अब फिर मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, दोनों 0 0, और एक्स अक्ष के क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका निशान हो गया माइनस प्लस ए और 0, यहाँ पे ए 0 भी हो सकता है। और अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निशान हो जाएंगे 0 और प्लस माइनस बी। तो बस यही है आपका क्लास 9th का सिलेबस। अब हम बात करेंगे क्लास 10th के सिलेबस की, जहां पर हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखते रहिए और समझते रहिए। हमें दो बिंदु दिए गए हैं किसी काटे तल में, बिंदु ए और उसके निशान दिए हैं x1 y1, और बिंदु बी दिया है x2 y2, और हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दूरी AB निकालनी है। तो इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु ए की स्थिति। तो बिंदु ए का x निशान का x1, इसका मतलब कि अगर हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x अक्ष पर तो यहां पर आ जाएगा x1। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x1। और उसी प्रकार से अगर हम y1 निकालेंगे तो y1 क्या है, x अक्ष से दूरी होती है, यानी अगर आप ए बिंदु से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगी y1, यानी ये वाली दूरी हो गई y1। तो हम इसको लिख सकते हैं ये वाली डिस्टेंस है y1। तो बिंदु ए के लिए हमने x1 और y1 लिख दिए। उसी प्रकार से बिंदु बी के लिए x1 और x2 और y2 निकालें। तो b से x अक्ष पर जो आपने परपेंडिकुलर डाला है ये वाला बिंदु, तो हम ये दूरी लिख देंगे, ये वाली दूरी है x2, ठीक है। और y अक्ष के लिए y कोऑर्डिनेट हो गया इसका, यहां से लेकर के b से, और ये वाली पूरी दूरी ये हो गई आपकी y2, ठीक है। तो बिंदु ए के दोनों निर्देशांक आपने लिख लिए x1 और y1, और बिंदु बी के लिए x2 और y2। अब हमें क्या करना है, बिंदु ए से x अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, और इसने जो ये बी वाले परपेंडिकुलर था, इसने बिंदु सी पर इसको इंटरसेक्ट किया है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया BCA, और इसका एंगल C 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि ट्राइंगल BCA के लिए, ट्राइंगल BCA में एंगल C इज इक्वल टू है 90 डिग्री, और इसकी जो साइड्स हैं बेस और परपेंडिकुलर, ये हमें निकालना है। तो इसका बेस है AC। तो AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखिए AC क्या है, A तो है O से, A की दूरी तो है x1, O से हम निकालें A की दूरी तो x1 है, और B की दूरी निकालें या C की दूरी निकालें तो ये हो जाएगी x2। तो AC की दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो AC बराबर हो गया x2 माइनस x1, ठीक है। और जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके लिए परपेंडिकुलर है BC। तो अगर आपको BC निकालना है तो BC क्या हो जाएगा, देखिए BC यहां तक है, तो इसमें से अगर आप ये वाली डिस्टेंस में से इस वाली डिस्टेंस को घटा देंगे तो बच जाएगा आपके पास BC। तो BC की वैल्यू क्या होगी, B से लेकर के अगर हम यहाँ पर इसको M और इसको N मान लेते हैं, तो B से लेकर के N तक की डिस्टेंस है y2, और C से लेकर के N तक की डिस्टेंस है y1। तो BC की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। हमने समकोण त्रिभुज का आधार भी निकाल लिया और परपेंडिकुलर भी निकाल लिया। हमें निकालना है उसका हाइपोटेन्यूज यानी विकर्ण। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस AB हमें निकालना है उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो AC हमने निकाल रखा है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस BC। तो BC के लिए है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस AB का स्क्वायर निकल गया। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होगी, AB निकालनी होगी, इस पूरी टर्म का हम निकाल देंगे स्क्वायर रूट। तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला निकल गया। इस डिस्टेंस फॉर्मूले में आप मान रख के दो बिंदुओं की दूरी निकाल सकते हैं जिनके आपको निर्देशांक दिए हुए हों। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि आपको दूरी दे रखी होती है और निर्देशांक में कोई चीज मिसिंग होती है, तो इसी फॉर्मूले में मान रख करके आप उसको भी निकाल सकते हैं। तो दूरी फॉर्मूला आप समझ गए हैं। अब आइए इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल प्रश्न है और 1 नंबर के में आपके पास आता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5 7 एंड -1 3। तो जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको हम इस तरह से लिख देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज -5 and 7 एंड पॉइंट बी इज -1 and 3। तो इसके लिए आप x1 y1 और x2 y2 लिख लेंगे। x1 है पॉइंट e के लिए -5 और y1 है पॉइंट e के लिए c, और x2 है पॉइंट 2 के लिए -1 और y2 है पॉइंट b के लिए 3। ठीक है, तो अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस ए बी बराबर हो जाएगी स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि चूंकि x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर करना है और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना है, तो इनका ऑर्डर आप कुछ भी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप x1 माइनस x2 लिखें या x2 माइनस x1 लिखें, क्योंकि उसका स्क्वायर करना है तो नेगेटिव टर्म जो आएगी उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हम फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ए बी इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 की जगह है -5 और माइनस x2 की जगह है -1। ध्यान रहे माइनस तो पहले से साइन था और -1 फिर x2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा +1 और इसका स्क्वायर और प्लस y1 की जगह 7 माइनस y2 की जगह 3, तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सामान्य तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। -5 + 1 तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 3 यानी 4 का स्क्वायर। तो जनरली आप ले लेंगे इसको 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 16 + 16 और ए बी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 32 यूनिट। अगर आप अपने आंसर को स्क्वायर रूट ऑफ 32 यूनिट भी लिख करके छोड़ सकते हैं, या अगर आप इसको और सिंपल करें तो हम इसको लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं 16 × 2 और 16 कंप्लीट स्क्वायर है 4 का, तो इसको हम 4 को बाहर ले लेंगे तो 4√2 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो दिए गए पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो आपने निकाल ली 4√2 यूनिट। ठीक है, अब आप डिस्टेंस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from 2 -5 and -2 9। आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ये है 2 and -5 एंड पॉइंट बी है -2 and 9। आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। ठीक है, सपोज जो पॉइंट है P, तो आपको P के निशान निकालने हैं, x1 y1 निकालना है या xy निकालना है, और कंडीशन दे रखी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों P से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, तो आपके पास ए के निशान भी दिए हुए हैं, बी के निशान भी दिए हुए हैं, P के निशान का आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या दिखाना होगा कि जो डिस्टेंस है PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB। क्यों? क्योंकि ये बिंदु P A और B दोनों से बराबर दूरी पर है। P के लिए आपके पास स्पेसिफिक कंडीशन है कि P इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो आप जानते हैं कि इसका ऑर्डिनेट 0 होगा, यानी इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट को हम अगर a ले लें तो a और 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। अब आपको डिस्टेंस AP निकालनी है, तो आप लिखेंगे a और P के बीच की दूरी डिस्टेंस AP बराबर हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a के लिए कोऑर्डिनेट a के निशान ये था 2 -5 और b है -2 9, और p के निशान हो गए a और 0। तो अब आप डिस्टेंस जब आप डिस्टेंस AP को निकालेंगे तो हो जाएगा x1 - x2, या यहां से लिखें x1 - x2, तो हो जाएगा a -2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2, तो y1 तो 0 है
और माइनस y2 यानी माइनस को -5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 5 का स्क्वायर। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरी डिस्टेंस निकालेंगे आप। डिस्टेंस PB बराबर स्क्वायर रूट, अब फिर से इसके लिए P और B की डिस्टेंस निकालें तो x1 y1 x2 y2, तो x1 a और y2 -2, तो आप लिखेंगे a माइनस -2, फिर आ जाएगा a + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का। अब चूंकि कंडीशन आपको दे रखी है कि PA और PA बराबर है, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज AP = PB, तो वी कैन राइट √a - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर = a + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। 0 - 9 का स्क्वायर होगा 9 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि = के लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर रूट है, = के राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर रूट है, तो आप स्क्वायर रूट को हटा देंगे और ये -2 के होल स्क्वायर को खोल देंगे, या यहाँ पर a + 2 के होल स्क्वायर को खोल देंगे, तो आप लिख सकते हैं a² + 2 का वर्ग 4 प्लस 2a का दुगना माइनस 2a का दुगना 4a और प्लस 5 का स्क्वायर 25 = a + 2 का होल स्क्वायर a² + 4 + 4a और माइनस प्लस 81। ठीक है, a - 2 का होल स्क्वायर भी आपने लिख लिया, a + 2 का होल स्क्वायर भी लिख लिया, 5 का स्क्वायर भी कर दिया, 9 का स्क्वायर भी कर दिया। अब आप जो अननोन टर्म्स यानी a वाले टर्म्स उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और नॉन टर्म्स को आप राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो देखेंगे यहाँ a² था और ये = के दूसरी तरफ a² था, यहाँ पे -a² हो जाएगा, तो a² तो आपका कट गया। अब a की बात करते हैं तो यह है -4a और ये प्लस 4a को भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा -4a = राइट हैंड साइड में 4 और प्लस 81 यानी 85 पहले से है, और यहां से आप 4 + 25 यानी 29 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये आएगा 29, आपके पास आएगा -4a यानी -8a = 85 - 29 56। तो यहां से आपका आंसर आ गया a = 56 / -8 और फाइनली a = -7। तो आपने a की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि पॉइंट P x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो आप लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7 and 0, और यही आपका आंसर हो गया। तो जो पॉइंट बिंदु A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया -7 और 0, और वो पॉइंट है x एक्सिस पर, तो ये आंसर आपका हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो में जहां पर हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो तब तक के लिए गुड बाय।